हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर पे। इसके पहले हमने देखा किस तरीके से यूरोपियन कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसारे थे, मतलब एक्सपांशन किया था। हमने देखा कि पहले स्वाली का बैटल हुआ जिसमें पोर्चुगीज को हराया, फिर हमने देखा कि बेदरा का बैटल हुआ जिसमें डचों को हराया, और फिर हमने देखा कि 1760 में वॉन्डिवॉस की लड़ाई हुई और फ्रांसीसीज को हराने का काम ब्रिटिशर्स ने किया था। फिर हमने देखा किस तरीके से इनकी नजर थी मराठाओं पे और एंग्लो मराठा वॉर आपको देखने को मिलते हैं। तीन इंपॉर्टेंट एंग्लो मराठा वॉर, उनकी संधियों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके पहले इतनी बातें हो चुकी हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम एंग्लो मैसूर वॉर पे डिस्कशन करने वाले हैं। टू द पॉइंट बातें हम करेंगे और आपको फ्लो चार्ट भी दिया गया है जिससे आप यहाँ पर एक एनालिसिस कर पाए कि पहला एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, किस समय हुआ था, रिजल्ट क्या था और कौन सी संधि साइन की गई थी, जिससे आपको याद करने में, रिकॉल करने में, नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको क्लियर है, एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ मैसूर के जो कह सकते हैं कि राजा थे हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के बीच में होता है। आप यहाँ पे साउथ इंडिया में ये मैसूर किंगडम देख सकते हैं। तो पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि कैसे राइज हुआ मैसूर किंगडम का, कहाँ से आया मैसूर किंगडम। तो आप लोग जब विजयनगर के इतिहास के बारे में बात करते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल साउथ इंडिया का इतिहास हम कवर करेंगे। तो विजयनगर एम्पायर हुआ करता है और वहां पर होता है एक बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565। और बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद क्या होता है, विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और इंडिपेंडेंट किंगडम बनना शुरू होते हैं। तो उसी के अंदर आपको एक किंगडम देखने को मिलेगा, मैसूर किंगडम। ठीक है, तो जब हम बैटल ऑफ तालीकोटा या विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में हम ये सारी बातें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमें केवल 4 एंग्लो मैसूर वॉर, उनकी संधियां और कौन कब कहां पर गवर्नर था और रिजल्ट क्या रहा बैटल का, ये 4 बातें हमें बेसिकली सीखनी है। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो आप एसएससी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम, इनफैक्ट आप स्टेट एग्जाम भी दे रहे हो, आप सभी के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, चलिए, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक वीडियो के स्टार्टिंग में है, एक वीडियो के एंड में मिलेगा, और वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आंसर नहीं पता तो भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं क्यों एक्सप्लेन करने के लिए। तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला जा रहा है कि हैदर अली बिकम द डी फैक्टो रूलर ऑफ द मैसूर इन 1761। तो यहाँ पे एक तरीके से पावर हैदर अली के पास 1761 में आई थी मैसूर किंगडम की, ऐसा बोला जा रहा है। सेकंड बोला जा रहा है द ट्रीटी ऑफ मद्रास। एक्चुअली जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कंक्लूड होता है और उसके बाद क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, जिसपे अभी हम डिस्कशन करेंगे। उसके रिजल्ट पर डिस्कशन किया जा रहा है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास जब साइन हुई थी तो उसके बाद जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको एक्सचेंज किया गया, और जो भी कॉन्कर्ड टेरिटरी थी, एक दूसरे की टेरिटरी पे जो कब्जा किया था, उसको वापस किया गया। ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये घटना हुई थी। आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आंसर नहीं पता, चलो वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैसूर स्टेट। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है विजयनगर एम्पायर और दक्कन यूनियन के बीच में। दक्कन यूनियन में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बरार का एरिया शामिल होता है, जिसमें विजयनगर एम्पायर की हार होती है और उसके बाद उनका बड़ा सा साम्राज्य छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है। और तभी एक इंडिपेंडेंट रूलर आते हैं, मैसूर के वाडियार डायनेस्टी। मैसूर में वाडियार डायनेस्टी उदय होती है, जिसका राजा कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा यदुराय वाडियार। ठीक है, अभी तक कहानी सही चल रही थी, लेकिन वाडियार डायनेस्टी में जो एक और हिंदू राजा होता है जिनका नाम है चिक्का कृष्ण राजा वाडियार। तो चिक्का कृष्ण राजा वाडियार हैदर अली को एज अ सोल्जर अपनी आर्मी में अपॉइंट करते। तो हैदर अली की इस तरीके से वाडियार डायनेस्टी में एंट्री होती है। उसके बाद जब सिचुएशन देख रहे होते हैं कि चिक्का कृष्ण राजा वाडियार और उसके बाद उनके जो सक्सेसर हैं वो उतनी काबिल नहीं है, तो यहाँ पर एक डी फैक्टो रूलर आ जाता है हैदर अली, क्योंकि वो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के काफी क्लोज है। और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप देखेंगे कि हैदर अली
मैसूर में एज अ डी फैक्टो रूलर आ जाता है 1761 में। तो इसके बाद आप देखेंगे कि मैसूर में रूल होगा आपके हैदर अली का। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि कैसे राइज हुआ, कहाँ से हैदर अली की एंट्री हुई, वो हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि पहला एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ। तो सबसे पहली बात हमें समझना होगी कि टोटल नंबर ऑफ 4 बैटल्स हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के साथ 2, टीपू सुल्तान के साथ 2। ठीक है, इनका समय 1767 से 1799 के बीच में है, ये समय याद रखना है। 1767 से 1799 के बीच में आपकी 4 अलग अलग एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी गई हैं। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया है। तो आपको जो पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा वो मराठास का देखने को मिलेगा। मराठा के बाद आपको नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन एंड निजाम ऑफ हैदराबाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, समय समय पे ये लोग अपनी अलायंस बनाते हैं और टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली के खिलाफ लड़ाइयाँ करते हैं। तो कभी आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एंड निजाम साथ में हो गए हैं, कभी देखेंगे ये दोनों हैदर अली के साथ हो गए। तो समय समय पे हर एक बैटल के बाद या हर एक बैटल के पहले ये अलायंस चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। हम इस अलायंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इनकी तो देख लेते हैं। तो मराठा और मैसूर की छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है या फिर चौथ को लेके सरदेशमुखी जो टैक्सेस है उनको लेकर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ये डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेंगे तब मराठा सहयोग करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन इसी बीच में मैंने आपको डिस्कस किया है, इसी बीच में एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाएगा। और जब एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दुश्मन दुश्मन दोस्त होते वाली कहानी हो जाती है ना। तो मैसूर के साथ मराठास मिल जाएंगे और ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद, तो निजाम ऑफ हैदराबाद पहले आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के साथ हैं, उसके बाद हैदर अली के साथ हो जाएंगे। उसका रीजन भी हम समझेंगे ऐसा क्यों है, लेकिन शुरू से लास्ट तक जो नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन है वो शुरू से लास्ट तक ब्रिटिशर्स के साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमने देखा कि कौन कौन इन लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रीजन था पहले एंग्लो मैसूर वॉर का। ठीक है, तो हमें इस मैप पे नजर डालनी पड़ेगी। एक छोटा सा मैप आपको दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लासी का बैटल एंड बक्सर की लड़ाई। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि 1764 में ये बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, बक्सर की लड़ाई हो चुकी है। तभी तो 1767 में आपको एंग्लो मैसूर वॉर अभी देखने को मिल रहा है। तो बक्सर की लड़ाई हो चुकी है और बंगाल की जो टेरिटरी है इस पे दीवानी राइट्स मिल चुके हैं किसको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अच्छा मैंने पुराने जो वीडियोस आपको डिस्कस किए हैं तो ऑलरेडी आपको एक कर्नाटक एरिया आपको डिस्कस किया है, इस पे कंट्रोल कौन का है, ब्रिटिशर्स का। एंड मद्रास तो इनका गढ़ है। अगर हम साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स का अगर एक कोई हेडक्वार्टर देखते हैं तो आपको मद्रास में देखने को मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे फोर्ट जो जॉर्ज फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट है, सेंट डेविड फोर्ट है, इनके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब ये है आपका बंगाल, ये है आपका कर्नाटक एरिया, इनके बीच में करना है ट्रेड, इनके बीच में करनी है कनेक्टिविटी, और बीच में आ रहा है नदन सरकार का एरिया। एंड नदन सरकार का जो एरिया है वो निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में है। एंड निजाम ऑफ हैदराबाद कंट्रोल में किसके है, मुगल रूलर के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमको ये भी तो पता है कि 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है उस समय जो मुगल रूलर होते हैं वो शाह आलम सेकेंड होते हैं। एंड शाह आलम सेकेंड के साथ ऑलरेडी यहाँ पर इलाहाबाद की संधि तो हो ही चुकी है। तो यहाँ पर एक डिग्री शाह आलम सेकेंड जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं कि हम नदन सरकार का जो एरिया है वो एक रास्ता बनाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए ब्रिटिशर्स को देते हैं। तो निजाम नाराज हो जाते हैं कि भले हम मुगलों के अंडर में हो लेकिन नदन सरकार की जो टेरिटरी है वो हमारी है, हमसे एटलीस्ट एक बार पूछ तो लिया होता। तो यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद थोड़े से नाराज हो गए। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स और हैदराबाद के निजाम के बीच में आपको थोड़ी सी टकरार देखने को मिल जाएगी। डन। अब यहाँ पे जो कर्नाटक एरिया है, यहाँ पर जो कर्नाटक एरिया के नवाब हैं, कर्नाटक के जो नवाब हैं उनका नाम क्या है, वालाजा। और वालाजा को तो बनाया ही किसने, नवाब है, ब्रिटिशर्स ने। तो ये शुरू से लास्ट तक ब्रिटिशर्स का ही साथ देने वाले हैं। तो आपको ये रीजन क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अब जब निजाम नाराज हो गए हैं तो ब्रिटिशर्स इनके साथ क्या करेंगे, संधि साइन कर लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ब्रिटिशर्स पावरफुल है, इनसे लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो निजाम ऑफ हैदराबाद, यहाँ पर निजाम ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिशर्स के बीच में एक अलायंस हो जाता है। 30 लाख आपका 26 लाख रुपए कुछ यहाँ पे
सेटलमेंट हो जाता है और बदले में यहाँ पे जो नदन सरकार का एरिया है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है ट्रेड करने के लिए। चलो ठीक है, लेकिन हैदर अली भी इंटेलिजेंट है। हैदर अली जाते हैं निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पास और क्या कहते हैं, आपको शुरू से आखिरी तक आरकोट का एरिया चाहिए था। आरकोट क्या है, कार्नेटिक एरिया की कैपिटल है। याद करो जब मैंने आप लोगों को सेकेंड नंबर का कार्नेटिक वॉर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका युद्ध का रीजन क्या है। सक्सेशन की बैटल थी निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कर्नाटका। याद आया, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, अलवरुद्दीन, है ना, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो ऑलरेडी निज़ाम और कर्नाटका का जो एरिया है वो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। यहाँ पर हैदर अली कहते हैं कि आपको शुरू से आरकोट चाहिए था ना, आप हमारा समर्थन करो, हम आपको आरकोट लाके देंगे। तो निज़ाम कहता है सही है। तो निज़ाम किसके साथ हो गया है, निज़ाम साथ हो गया है हैदर अली के। ठीक है, हैदर अली के साथ आपको निज़ाम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मराठा जो कि हैदर अली के खिलाफ है, तो हैदर अली मराठाओं के पास भी जाता है और कहता है कि हम आपको अपनी कुछ टेरिटरी, जो नॉर्थ मैसूर की टेरिटरी है, वो आपको देते हैं और 30 लाख रुपए ऑफर करते हैं। ठीक है, तो मराठा खुश और मराठा भी साथ में हो गए किसके, हैदर अली के। तो आपको एक अलायंस देखने को मिलेगी निज़ाम की, हैदर अली की और मराठास की अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये तीनों लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब लड़ाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई टेरिटरी को तो एक्वायर कर ही लेंगे। तो इन्होंने मद्रास तक पहुंच गए, मद्रास को कैप्चर कर लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब थोड़ी सी डर गई है कि यार ये सही नहीं है, हम एक ट्रिटी साइन कर लेते हैं, हमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। तो यहाँ पर एक ट्रिटी साइन होती है विच इज ट्रिटी ऑफ मद्रास। ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन होती है, कब होती है ये, 4 अप्रैल को 1769 में। किसके बीच में हो रही है ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके हैदर अली के बीच में साइन हो रही है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें जो भी प्रिजनर्स होते हैं, जो भी एक दूसरे के कैदी हमने बनाए हैं, उनको लौटा देते हैं और एक दूसरे की जो भी टेरिटरी हमने कॉन्कर की है, जीती है, उसको भी वापस लौटा देते हैं। तो इस तरीके से ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन होती है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो पहले नंबर का जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1767 से 1769 तक चलता है, जिसमें हैदर अली ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि इन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पे ट्रिटी ऑफ मद्रास एक साइन होती है 4 अप्रैल को 1769 में। ठीक है, और उस समय जो गवर्नर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो गवर्नर है, अगर आप उसको देखेंगे तो लॉर्ड हैरी वेरल्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डन, क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं सेकंड नंबर के एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, जिसका समय 1780 से 1784 का है। तो थोड़ा सा टाइमलाइन ना देखते जाना, ठीक है ना। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ये टाइमलाइन है आपकी। ठीक है, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल एंड फोर्थ बैटल। फर्स्ट बैटल हो चुकी है 1767 से 1769 के बीच में। अब सेकेंड बैटल का समय है 1780 से 1784 के बीच में। आप देखते होंगे कि वनडे एग्जाम में डायरेक्टली समय पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आपको याद तो रखना पड़ेगा, मेहनत वाला काम है, नो डाउट मेहनत तो लगती है, पर याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए तो सेकेंड नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जब मद्रास की ट्रिटी साइन हुई थी ना, तो एक और कंडीशन थी उसमें, क्या थी, अगर हम दोनों की टेरिटरी में कोई दूसरा व्यक्ति हमला करता है तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। मतलब अगर ब्रिटिशर्स पे कोई अटैक करता है तो हैदर अली मदद करेगा और हैदर अली पे कोई अटैक करता है तो ब्रिटिशर्स मदद करेंगे। तो हुआ क्या, मराठास जो थे उन्होंने अटैक कर दिया हैदर अली पे और मदद के लिए बुलाते रहे वो ब्रिटिशर्स को कि आइए आइए हमारी मदद कीजिए। ब्रिटिशर्स नहीं आए, ब्रिटिशर्स नहीं आए। जब मराठा आर्मी ने अटैक किया था 1771 में, तो हैदर अली ने कहा आपने ब्रीच किया है हमारा फेथ, आपने तोड़ा है हमारा विश्वास और मद्रास की संधि को भी आपने ब्रीच करने का काम किया है। ठीक है, तो यहां से अब शुरू होगी आपकी सेकेंड नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए हैदर अली जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है एक्चुअली जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से वो अपने जो ट्रूप्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं यूरोपियन स्टाइल में। इसके अलावा आर्मी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि गन की ज़रूरत है, गोला बारूद की, या फिर आपके गन पाउडर की, लीड की, या फिर आपके सॉल्ट पीटर की, जो सोरा की जो ज़रूरत है, वो सब कौन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुलफिलिंग द आर्मी रिक्वायरमेंट
फ्रांस आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल हैदर अली कर रहा है। ठीक है, और हैदर अली ने बेसिकली जो मालाबार कोस्ट में आपको एक जगह देखने को मिलती है जो कि पौंडीचेरी का ही पार्ट है, माहे, और माहे भी इन्होंने फ्रांस को देख के रखा है कि आप इजिली यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब कंसर्न रेज हो रहा है ब्रिटिशर्स का कि यार हैदर अली कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं है फ्रांसीसीज के, अब इसको तो हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे सेकेंड नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होती है। तो दो रीजन है, पहला रीजन क्या है, मद्रास की ट्रीटी का ब्रीच होना, एंड सेकेंड क्या है यहाँ पर, इंग्लिश कैप्चर ऑफ माहे, जो हैदर अली का एक इंपॉर्टेंट लोकेशन था जो कि उन्होंने मालाबार कोस्ट में फ्रांसीसीज को व्यापार करने के लिए देखे रखा था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उसे कैप्चर कर लिया क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जो नजदीकियां बढ़ रही थी ना फ्रांसीसीज की और हैदर अली की, इसलिए। तो ये दो रीजन इमीडिएट रीजन बनते हैं जिसके कारण एंग्लो मैसूर वॉर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। चलिए हम समझते हैं कोर्स ऑफ वॉर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन कौन सी टीम्स हैं। सबसे पहली बात, निजाम आपके हैदर अली के साथ है। रीजन क्या है, इनको आरकोट का एरिया चाहिए। अब यहाँ पे भले ही मराठा आर्मी ने कुछ समय पहले हैदर अली पे अटैक किया था, लेकिन अब एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो चुका है, एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मराठास हैदर अली के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आपको एक अलायंस मिल जाती है अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये लोग अटैक करते हैं कार्नेटिक एरिया में, और कार्नेटिक एरिया की जो कैपिटल है आरकोट, उसको कैप्चर कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है, जो उनकी आर्मी है, उसको लीड कर रहे थे कर्नल वेली। इनको डिफीट कर दिया जाता है 1781 में। जब ये हार जाते हैं ना, अब इसके बाद सर आयर कूट को भेजा जाता है। पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सर आयर कूट को भेजा जाता है, और सर आयर कूट थोड़े से इंटेलिजेंट है। उन्होंने सोचा जब तक ये अलायंस रहेगी मराठा की, निजाम की और हैदर अली की, तब तक इनको हराना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहले तो इनको तोड़ते हैं, इनकी अलायंस को हम यहाँ पे तोड़ेंगे। तो इन्होंने पहली चीज मराठा और निजाम की जो अलायंस थी उनको ब्रेक करने का काम किसने किया, सर आयर कूट ने किया। और यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा के युद्ध में क्या होता है, हैदर अली की हार हो जाती है, हैदर अली हार जाते हैं इन नवंबर 1781। क्लियर है इतनी चीजें। अब यहाँ पे अगली लड़ाई होने से पहले ही हैदर अली की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द कैंसर। कब की घटना है ये, 7 दिसंबर 1782 की घटना है। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में ही कैंसर की वजह से हैदर अली की हो गई डेथ। अब हैदर अली के बेटे होते हैं टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान अब यहाँ पर सेकंड नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 1 साल तक युद्ध चलता रहता है, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। कभी किसी बैटल में ब्रिटिशर्स जीतते हैं, कभी किसी में टीपू सुल्तान जीतते हैं, और फाइनली ना दोनों मिलकर एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, विच इज ट्रीटी ऑफ मंगलुरु इन 1784। तो 1784 में एक ट्रीटी साइन हो जाती है दोनों पार्टीज के बीच में, और दोनों एक दूसरे की जो टेरिटरीज हैं उनको वापस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सेकेंड नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में हुई। उस समय गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग का टेन्योर था। और खत्म कैसे हुई, ट्रीटी ऑफ मंगलुरु साइन की गई थी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान, बिकॉज 1782 में हैदर अली की हो गई है डेथ। तो 1784 में ट्रीटी ऑफ मंगलुरु साइन किया गया। खत्म हो गया ना सेकेंड बैटल। फर्स्ट बैटल हमने देखा, फर्स्ट बैटल में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, फर्स्ट बैटल में ट्रीटी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड बैटल हमने देखा, सेकेंड बैटल में जो ट्रीटी साइन हुई है वो है ट्रीटी ऑफ मंगलूर। डन। चलिए, अब यहाँ पे जो मैसूर किंगडम है उसकी कैपिटल है श्रीरंगपट्टनम। याद रखेंगे मैसूर किंगडम की कैपिटल क्या है, श्रीरंगपट्टनम। कार्नेटिक एरिया की कैपिटल क्या थी, आरकोट। ठीक, चलो बात करेंगे थर्ड नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर, जिसका समय 1790 से 1792 के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मंगलूर जो है वो इनफ नहीं थी कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को वो खत्म कर सके। ठीक है, दोनों ही अपनी सुप्रीमेसी चाहते थे दक्कन के एरिया में। ठीक है, तो इसी सुप्रीमेसी के चक्कर में यहाँ पर टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया त्रावणकोर में। त्रावणकोर में अटैक करा किसने, टीपू सुल्तान ने। रीजन ब्रिटिशर्स नहीं थे, रीजन कुछ और था। रीजन क्या था, यहाँ पर अगर आप ये मैसूर किंगडम फॉर एग्जाम्पल देखते तो यहाँ पर जो टेरिटरी है वो त्रावणकोर की है।
लगातार मैसूर किंगडम की पावर बढ़ रही है। त्रावणकोर के राजा थोड़े से डरे हुए हैं कि कहीं टीपू सुल्तान हमारे तरफ भी अटैक तो ना कर दे। तो यहाँ पर जो त्रावणकोर के राजा है ना, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करने का काम कर रहे हैं, किलाबंदी करने का काम कर रहे हैं। जब ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी टेरिटरी में 2 फोर्ट्स आ रहे हैं, 2 किले आ रहे हैं जो कि डच के अंदर आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डच के पास गए और इन दोनों किलों को खरीद लिया और उसके बाद फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इतनी चीजें डन। अब यहाँ पर जब ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो कुछ टेरिटरी जो है वो किसके अंदर, जो टीपू सुल्तान की टेरिटरी थी, वो त्रावणकोर के राजा ने उसका भी फोर्टिफिकेशन कर लिया। और डच जो थे ना, वो फ्यूडिशरी थे। डच जो थे वो फ्यूडिशरी थे टीपू सुल्तान के, मतलब टीपू सुल्तान के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनका ये कहना था कि आपने किलों को खरीद लिया और हमसे पूछा भी नहीं और फोर्टिफिकेशन भी कर लिया। तो टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया था त्रावणकोर पे। अब त्रावणकोर ना एकमात्र अलाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जहां से ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च का व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सोचा ये अच्छा मौका है, त्रावणकोर के राजा का सहयोग करते हैं और टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी त्रावणकोर के साथ मिलकर टीपू सुल्तान पे 1790 में अटैक करती है और यहाँ से शुरुआत होती है आपकी 3rd नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर की। डन इतनी चीजें, तो हमने रीजन देख लिया क्यों स्टार्ट हो रहा है 3rd नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो निजाम और मराठास हैं वो थोड़े से जले भुने बैठे हुए हैं कि टीपू सुल्तान की पावर बढ़ रही है तो हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। अगर हम टीपू सुल्तान की टेरिटरी को जीतेंगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमको भी मिलेगा, इतना बड़ा एम्पायर है तो कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा। तो निजाम, मराठास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलाई बनाती है अगेंस्ट द टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक बैटल लड़ा जाता है 1790 में। टीपू सुल्तान जिसमें डिफीट करता है ब्रिटिश आर्मी को अंडर द जनरल मेडॉस, और मेडॉस को अब रिप्लेस करता है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस अगला गवर्नर है। तो आप कह सकते हैं कि जो 3rd नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है उस समय गवर्नर कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1791 में। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इस अलाई के साथ मतलब निजाम के साथ, मराठा के साथ और खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक कर देती है। पहले आम्बूर पे अटैक करती है, फिर वेल्लोर जाती है, वेल्लोर से बेंगलुरु जाती है और फिर श्रीरंगपट्टनम को अटैक कर लेती है। एंड श्रीरंगपट्टनम तो कैपिटल थी जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार होती है टीपू सुल्तान की। तो अब टीपू सुल्तान को एक संधि साइन करनी पड़ती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जानते हैं इन 1792। ठीक है, क्या ट्रीटी साइन हुई है जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे काफी ज्यादा एरिया ब्रिटिशर्स ने ले लिया था मैसूर किंगडम का और कुछ हिस्सा निजाम और मराठास को भी बांट दिया था। आप यहाँ पर ये वाला जो गोवा के पास लगी हुई बाउंड्री का जो हिस्सा देख रहे हैं ना, जिसमें आपको डिंडीगुल और मालाबार का कुछ एरिया देखने को मिलता है, ये मराठास को दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर की टेरिटरी दिख रही है, जो आपके कृष्णा रिवर का एरिया, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर का जो एरिया है, ये दे दिया गया किसको, हैदराबाद के निजाम को। ठीक है, और रिमेनिंग ये जो माहे वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है ये किसने ले लिया, ब्रिटिशर्स ने ले लिया। डन। इसके अलावा मैसूर को बोला, टीपू सुल्तान को बोला कि ये जो युद्ध हुआ है इसमें काफी नुकसान हुआ है तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा डैमेज, और आप हमें वॉर डैमेज के रूप में 3 करोड़ रुपीस दोगे। तो टीपू सुल्तान ने कहा यार अभी मेरे पास 3 करोड़ रुपीस तो नहीं है, आप 1.5 करोड़ रुपीस ले लो एंड रिमेनिंग पैसा कुछ समय में दे देंगे। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं ठीक है, आप मुझे 1.5 करोड़ रुपीस दे दो, बदले में मैं आपके दोनों बेटों को ले जाता हूं, जब आप रिमेनिंग पैसा दे दोगे तो अपने बेटों को ले जाना। इस तरीके से ये साइन हो जाती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। कुछ समय बाद टीपू सुल्तान जो रिमेनिंग पैसा होता है ना वो दे देता है ब्रिटिशर्स को और अपने बेटों को वापस ले आता है, लेकिन एक बहुत अपमानजनक महसूस होता है किसको, टीपू सुल्तान को। जिसके बाद अब लड़ेगी लास्ट बैटल जिसको हम क्या कहेंगे, 4th नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर। तो पहले हम 3rd एंग्लो मैसूर वॉर को कंक्लूड कर लेते हैं। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हो रही है एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम को साइन किया जा रहा है। डन। 4थे नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे, जो लास्ट बैटल है 1792 से 1799 के बीच में लड़ी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के अंदर इसने अपने बेटों को, टीपू सुल्तान ने अपने बेटों को क्या कर लिया, वापस ले आए और यहाँ पर बेसिकली जो भी कंपनसेशन बचा हुआ था 1.5 करोड़ रुपीस का वो भी दे दिया। अब एंट्री होती है नया गवर्नर की एंड नया गवर्नर है लॉर्ड वेलीजेली।
1798 में। और लॉर्ड वेलिजेली हम सभी को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिटी लेकर आया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेकर आया था विच इज सब्सिडरी अलायंस, जिसको हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। आपको पता है ना, हैदराबाद के निजाम के साथ इसने सब्सिडरी अलायंस साइन की थी, होलकर के साथ, सिंधिया के साथ, पेशवा के साथ भी लॉर्ड वेलिजेली ने ऑलरेडी सहायक संधि साइन की हुई है। अब इन्होंने बोला किसको, टीपू सुल्तान को, कि आप सहायक संधि को, सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करो। तो टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि हमको ज्वाइन नहीं करनी आपकी सहायक संधि। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलिजेली नाराज हो गए और यहाँ से शुरू हो गई आपकी बातें चौथे नंबर के एंग्लो मैसूर वॉर की। ठीक है, चौथे नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर बहुत कम दिनों तक चली है। ठीक है, 17 अप्रैल 1799 से स्टार्ट होती है एंड 4 मई 1799 में ही खत्म हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम को पूरी तरीके से घेर लिया जाता है। ठीक है, एंड टीपू जो है बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और उसके बाद हाफ ऑफ द टेरिटरी टीपू सुल्तान की ले ली जाती है और टीपू सुल्तान इसमें मारे जाते हैं। मतलब चौथे नंबर का जो एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है उसमें टीपू सुल्तान खत्म हो चुके हैं, उनका एम्पायर खत्म हो चुका है। ठीक है, इतनी चीजें डन। अब क्या होगा, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इसके पहले आपको पता है ना वाडियार डायनेस्टी थी जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हिंदू किंगडम था। तो वाडियार डायनेस्टी के जो एक छोटे से बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर राजा बना दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अब क्या हुआ। ये रह गया मैसूर किंगडम। कुछ और हिस्सा आप देखेंगे जो कि ब्रिटिशर्स ने ले लिया, कुछ और हिस्सा निजाम को दे दिया और कुछ और हिस्सा जो है वो मराठास को दे दिया। ठीक है, हमें इस हिस्से पे इतना फोकस नहीं करना, नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, बस इतना याद रखना कि चौथे नंबर का जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसके बाद मैसूर किंगडम खत्म हो गया था, टीपू सुल्तान मारे गए थे और उनकी जगह पे यहाँ पे वाडियार डायनेस्टी का जो रूलर था, माइनर था, उनका नाम था कृष्ण राजा थर्ड। उनको यहाँ पे गद्दी पे बिठाल दिया गया और इनके साथ सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन कर लिया। तो लॉर्ड वेलिजेली ने फाइनली सब्सिडरी अलायंस का हिस्सा बना लिया था मैसूर को। डन। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में, फिर अवध, मैसूर, तंजौर, इन सब को सब्सिडरी अलायंस का हिस्सा बनाया है। तो इस तरीके से हमारे चौथे नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर भी खत्म होती है। टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड वेलिजेली का समय है एंड टीपू यहाँ पे मारे जाते हैं और उनकी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम टेक ओवर कर ली जाती है बाय द ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से आपके चारों बैटल होते हैं। आइए एक बार देखेंगे पहला बैटल क्यों हुआ था। याद करो, पहला बैटल 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी संधि साइन हुई थी, ट्रिटी ऑफ मद्रास की। सेकेंड बैटल 1780 से 1784 के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, कौन सी संधि साइन हुई थी, तो आपकी याद करिए ट्रिटी ऑफ मंगलुरु साइन हुई थी। ठीक है, ये दोनों, पहली बैटल तो टीपू सुल्तान हैदर अली जीते थे, दूसरे बैटल का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला था। हाँ, इसमें 1782 में हैदर अली मारे गए थे एंड टीपू सुल्तान ने बैटल को कंटिन्यू किया था। फिर थर्ड नंबर की जो बैटल होती है वो निर्णायक बैटल होती है जिसमें आपको ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम देखने को मिलेगी और इसमें बहुत बुरी तरीके से हार होती है टीपू सुल्तान की। ठीक है, और उस समय गवर्नर कौन है, तो कांडवालिस आपको देखने को मिलता है। एंड चौथी बैटल 1799 में लड़ी जा रही है जिसमें टीपू सुल्तान मारे जा रहे हैं और अब यहाँ पे पूरी की पूरी जो सब्सिडरी अलायंस मैसूर के साथ साइन कर ली है वेलिजेली ने। तो इस तरीके से ये मैसूर किंगडम पे भी अधिकार किसका हो गया है, ब्रिटिशर्स का हो गया है। डन। बस इतनी ही बातें तो पढ़नी थी, हो गया ना याद, खत्म, इतना सा तो कहानी था। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर एस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन द फॉरेन कंट्री ऑन द मॉडर्न लाइंस। वो कौन सा राजा है जिसने अपनी एम्बेसी सेटअप की थी फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इज द राइट आंसर। हम टीपू सुल्तान की किसी दिन बायोग्राफी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हेन डिड हैदर अली सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द मैसूर। तो मैसूर का राजा हैदर अली कब बनता है, याद कीजिए, बताया था मैंने 1761 AD में, 1761। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कौन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा समझ लिया तो आप बता दोगे। तो कौन बनता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय गवर्नर, कांडवालिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मैसूर। कौन सी कैपिटल थी, याद कीजिए, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी कैपिटल में ही साइन हुई थी। श्रीरंगपट्टनम कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। अब इनमें से वो कौन सा राजा है जो इंस्पायर्ड है बाय द आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
तो यहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति है उससे कौन इंस्पायर है काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद इसने अपने आप को नागरिक टीपू भी कहा है, तो टीपू सुल्तान है, ठीक है, टीपू सुल्तान। और एक स्वतंत्रता का पेड़ भी टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में लगाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मैसूर वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद कौन से बैटल का अंत होता है? तो हमें पता है तीसरे नंबर का बैटल है, पहला आपका मद्रास था, फिर मंगलूर था, फिर श्रीरंगपट्टनम था, और चौथे में तो कोई संधि साइन नहीं हुई, मैटर ही खत्म हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, Who was the British Governor General during the fourth Anglo-Mysore War? तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा, चौथे नंबर का जो मैसूर वॉर हुआ था वो सब्सिडरी अलायंस के लिए हुआ था, क्योंकि टीपू सुल्तान को कहा था कि सहायक संधि ज्वाइन कर लो, और सहायक संधि कौन लेकर आया था? वेली जेली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेली जेली इज द राइट आंसर। एंड दिस इज अगेन क्वेश्चन ऑफ द डे, टीपू सुल्तान का मकबरा या इनकी टॉम कहाँ पर सिचुएटेड है? कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम, वायनाड एंड द धर्मपुरम। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों का आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो टेक केयर एंड बाय बाय।